बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो कंटिन्यूसली अब चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें हम आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ चार्ल्स लॉ, इट्स एक्सपेरिमेंटल एंड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर भी हमने जो है वो चार्ल्स लॉ को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं ना, उस हिसाब से जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो आपको वक्त के साथ साथ जो हैं वो मिलती रहें। तो अब जो है वो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है चार्ल्स लॉ। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, एक फैक्टर कांस्टेंट पढ़ा था दैट वाज टेम्परेचर। और इसी तरह अब हमने चार्ल्स लॉ में एक फैक्टर कांस्टेंट पढ़ना है विच इज़ प्रेशर। तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, 1787 में इसने जो है वो अपना एक कानून पेश किया। इसने क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। के जो किसी गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि डायरेक्टली रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होती है। मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ती है उसी हिसाब से दूसरी वैल्यू बढ़ती होती है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो इसके मुताबिक जो है वो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि वी को अगर मैं वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर दूँ और टेम्परेचर के लिए मैं टी रख दूँ तो ये v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो अब आपने इस साइन को हटाया कि हम एक कांस्टेंट लेके आए जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आ जाएगा। अब देखें v ओवर t इज इक्वल टू k। इसको आप एक और चीज़ पढ़ सकते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज द कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। के जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो v ओवर t की जो वैल्यू है वो बिल्कुल कांस्टेंट आनी है। तो अगर हमने टेम्परेचर को जो है वो चेंज किया फ्रॉम T1 टू T2 एंड द वॉल्यूम इज चेंज फ्रॉम V1 टू V2, देन V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। क्योंकि K कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी बढ़ती या कम नहीं होती। तो कोई क्योंकि दोनों कांस्टेंट बराबर हैं तो ये दोनों फैक्टर भी बराबर होंगे। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ते हैं। पहले आप इस डायग्राम को देखें कि ये हमारे पास एक गैस है कि जिसका वॉल्यूम इस वक्त V1 है और टेम्परेचर इस वक्त जो है वो T1 है। तो जब हमने इस गैस को हीटअप करना शुरू किया तो क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया और जो नया हमारे पास वॉल्यूम है विच इज़ V2 एंड T2। तो ये जो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो गया। किस हिसाब से इंक्रीज हुआ, बिल्कुल उसी हिसाब से कि जिस हिसाब से हमने जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। तो अब हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं थोड़ा सा कि कंसीडर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। के फर्ज करो हमने एक गैस रखी एक सिलेंडर में जिसका जो है वो पिस्टन क्या है, मूवेबल है। लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 एंड इट्स टेम्परेचर इज T1। के फर्ज करो जो गैस है उस वक्त उसका वॉल्यूम जो है वो V1 है और टेम्परेचर जो है वो T1 है। इफ़ द गैस इन द सिलेंडर इज हीटेड, कि जब आप गैस को हीट करना शुरू कर देते हैं द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज। तो अब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम जो है वो गैस का दोनों का बढ़ेगा तो न्यू टेम्परेचर दैट विल बी इक्वल टू T2 एंड द न्यू वॉल्यूम विल बी V2। तो नया टेम्परेचर इस तरह करके होगा। अब इससे हमने एक डेरिवेशन निकालनी है जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो की है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है वो चार्ल्स लॉ हमने लेनी है। क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना। अब एट कांस्टेंट प्रेशर के जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273। कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा एक रिलेशन 1/273 के हिसाब से।
ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जितना इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, कि किसी गैस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या करेगा 1/273 के मुताबिक, और अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल किया, कम किया, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगा, वो 1/273 के हिसाब से। अब देखिए कैसे, यहाँ पर अगर आप 1/273 1 डिग्री, यहाँ पे अगर आप 2 लिखते हैं तो थोड़ी सी जो कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेशन करें ना तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। इसी तरह 3 यानी कि 3 डिग्री टेम्परेचर कर दें, फिर यहाँ पे 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, तो एक वक्त आएगा कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये याद रहे, ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इट इज़ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर चेंज होने को जाहिर कर रहा है कि 1/273, 2/273, कब? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो। कब? जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये स्टडी करना शुरू करते होते हैं। तो इसको मजीद देखें कि फ़र्ज़ करो, सपोज करो, इसको आप V0 पढ़ेंगे, V0 द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मैस ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो V0 जो है वो गैस का वॉल्यूम है, एंड VT इज द वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। V0 या V0 भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस का वॉल्यूम है उसको आप V0 या V0 से रिप्रेजेंट कर लें, और VT जो है वो T डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर, मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो T इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर कोई भी वैल्यू हो सकती है। देन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द इंक्रीज इज वॉल्यूम इज, अब देखें ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो आपने टेम्परेचर कितना किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या किया? 1/273, तो ये आपके पास आ गया। और अगर आप T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर आप एक फैक्टर T मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो V0 इंटू T/273। दोबारा देखिएगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है, आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वॉल्यूम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू। और अगर आप T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो स्टडी करना चाहते हैं तो T के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो जो वॉल्यूम होता है VT ऑफ द गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड बिकम, अब VT क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये दोबारा देखिएगा कि अब आपने VT वॉल्यूम आपने मालूम करना है किसी भी टेम्परेचर पर, तो जाहिर सी बात है पहले गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, तो जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी उसका उस वक्त कितना वॉल्यूम था, और जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसका उस वक्त कितना वॉल्यूम हुआ, उन दोनों को आप प्लस करेंगे तो VT, अब ये कितना था जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये शुरू में बताया V0 है, तो V0 प्लस ये वाला जो है वो क्या हुआ था जब आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये था, लेकिन हमने T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो फिर ये होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दोनों इसमें से कॉमन निकल आएंगे, तो V0 इज इंटू 1 प्लस T/273 आ जाएगा। तो ये जो दिस जर्नल इक्वेशन कैन बी यूज टू नो द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट वेरियस टेम्परेचर, तो इसके हिसाब से जो टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास आएगी ना वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली जो है वो समझ आ जाएगी, क्योंकि ये एक नया फैक्टर है आपके लिए कि ये इक्वेशन आई कहाँ पे, बुक पे ना बस ये इक्वेशन लिख दी गई है, बट मैंने आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताई कि ये किस तरह आ सकती, तो आप इस पॉइंट को दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, तो सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड द ओरिजिनल वॉल्यूम V0 जो है वो गैस का, फर्ज करो वो 546 सेंटीमीटर है, तो अब देखें एट 10 तो V10 हो, देखें ना V0 VT निकाला था, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है V0 पे ये वाला, और प्लस और 10 जो है वो, अब पिछली इक्वेशन ये दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वॉल्यूम है और टेम्परेचर क्या है, तो ये इक्वेशन हमने फाइनलाइज की। तो यहाँ पर आपने अब आपने वॉल्यूम लगा देना जो भी होगा, लोअर टेम्परेचर वाला या हायर टेम्परेचर वाला, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर लगा देना चाहे वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इसको आप फैक्टर को हल करें तो 283/273 मल्टीपल होके 566 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें कि ये इतना आ जाएगा। अब देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीज इन वॉल्यूम फ्रॉम 566 सेंटीमीटर टू 746 सेंटीमीटर होगा, बट यहाँ पे अब आपने चार्ल्स लॉ अप्लाई कर देना है।
तो जब आपने चार्ल्स लॉ अप्लाई किया तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू के, मतलब एक वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट, लेकिन ये आ रही वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जो जो रेशो है, टू रेशोज आर नॉट इक्वल, सो चार्ल्स लॉ जो है वो यहाँ पर ओबे नहीं हो रहा व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल, कि चार्ल्स लॉ उस टेम्परेचर पर नहीं वैलिड जो कि आप सेंटीग्रेड में लेते हैं या सेल्सियस में लेते हैं। तो इस रीज़न की वजह से हमें फिर क्या करना पड़ा कि फॉर दिस रीज़न अ न्यू टेम्परेचर स्केल हैज़ बीन डेवलप, यही वजह है कि हमने एक नया टेम्परेचर स्केल फिर डेवलप हमें करना पड़ा। तो द न्यू टेम्परेचर स्केल स्टार्ट फ्रॉम -273 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ कॉल्ड 0 केल्विन। तो जो नया टेम्परेचर स्केल जिसको आप केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट जीरो स्केल कहते हैं, वो स्टार्ट ही -273 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। तो अब इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज देखें अब हम क्या करते हैं जी। अच्छा, तो जब आपने चार्ल्स लॉ पे ओबे करवाया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 283 केल्विन के इक्वल होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये 373 केल्विन के इक्वल होता है। तो अब अप्लाई करें चार्ल्स लॉ V1 और V2, जो वॉल्यूम पीछे निकले, तो आपके पास ये जवाब बिल्कुल जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चार्ल्स लॉ उस वक्त वैलिड होगा जब आपने टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेना है, ठीक है, और चार्ल्स लॉ उस वक्त वैलिड नहीं होगा जब आपने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लेना है। वजह क्या है, क्योंकि जो चार्ल्स लॉ का के फैक्टर है इसको कांस्टेंट आना चाहिए। तो जब आप डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री स्केल या सेल्सियस स्केल पे आप ये लेते हैं तो ये कांस्टेंट नहीं रहता। तो इस वजह से हम चार्ल्स लॉ में सेंटीग्रेड नहीं बल्कि केल्विन स्केल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम इसकी जो है वो कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्राफ देख लें, आपको आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ के जरिए जो ग्राफ बनता है ना, वो ये बनता होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि ये यहाँ पर गैस जो है वो कट होना, ये गैस का जो है ना वो ये वॉल्यूम है, और ये टेम्परेचर के जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी हिसाब से ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा ये वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, और ये जो लाइन है ये नीचे की जानब आती जाएगी। सो आप यहाँ पर देखें कि ये एक पॉइंट आता है, यहाँ पर आकर कट हो जाती है, यहाँ पे आपके कटिंग अटैचमेंट हो रही है। तो ये जो टेम्परेचर है ये 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, 0 केल्विन के इक्वल होता है। तो अब हम इसकी थ्योरी के जरिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, आ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करेंगे। दिस स्ट्रेट लाइन कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड। ये जो डॉट्स में है ना ये एक्स्ट्रा प्लॉटेड है, तो ये इस यहाँ पर आकर जो है वो कट करती है टेम्परेचर एक्सिस को। तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज़ बिकम 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई गैस इस टेम्परेचर पर कूल की जाती है, कोई भी गैस इस टेम्परेचर पे आप कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर सारी गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब देखो गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। तो जब गैस लिक्विड में चेंज हो चुकी है, तो हम स्टडी कर रहे हैं गैस की, तो गैस तो सारी लिक्विड में चेंज होगी, तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम 0, क्योंकि अब तो लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा ना, क्योंकि गैस अब लिक्विड में चेंज होगी, तो हम तो अब लिक्विड का वॉल्यूम स्टडी करेंगे। तो इसलिए इस टेम्परेचर पर जो है वो हर गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है। तो दिस टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर विच इज अटेनेबल इफ सब्सटेंस रिमेन इन गैसियस स्टेट। तो ये उस वक्त आप अटेन कर सकते हैं जब कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में ही रहे। एक्चुअली ऑल द रियर गैसेस फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड देन इनटू सॉलिड बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। तो या तो गैसेस लिक्विड में चेंज होती हैं या फिर सॉलिड में चेंज हो जाती हैं इस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, पहुंचने से पहले, ठीक है। तो ये तीन स्केल हैं अब आपके पास जो है वो, एक सेंटी डिग्री स्केल है, एक केल्विन स्केल है, और एक फ़ारेनहाइट स्केल। इसका थोड़ा सा जो है मैंने सोचा आपको इंट्रो दूं कि जो सेंटीग्रेड स्केल स्टार्ट होता है ये 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक जाता है, और यहाँ पे टोटल 100 डिवीजन होती हैं, 1 यानी कि 0 के बाद 1 2 3 4, तो इस तरह इसके जो है वो 100 पार्ट्स होते हैं। और इसी तरह केल्विन जो है वो स्टार्ट 273 केल्विन के होता है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, और 373 तक इसका जो है वो हाईएस्ट जा सकता है। तो इसकी भी 100 डिवीज़न होती है। इसी तरह जो है फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो, फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो 32
फॉरेन हाइट डिग्री फॉरेन हाइट से स्टार्ट होता है और 212 तक जाता है। इसकी जो टोटल डिवीज़न है वो 180 है। ये तीन रिलेशन आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। आपको ना न्यूमेरिकल टाइप जो है वो आ सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, तो आपने जो है ये तीन रिलेशन अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करने होते हैं। ठीक है, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और नहीं तो आप वीडियो को ज़रूर एक बार फिर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन जो इधर पुट की, जो आपको टेक्स्ट बुक पे भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो फिर भी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो सेंड करूँ तो वो आपको जो है वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। शुक्रिया।